डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 संसाधन एवं विकास इस प्रकरण को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक या ये प्रकरण है उसके आशय को ही समझ लेते हैं कि इसमें हमको समझना क्या है, जानना क्या है। तो सर्वप्रथम हमको संसाधन को समझने का प्रयास करना होगा, तत्पश्चात विकास क्या है, उसका आशय क्या है, इसको हमको जानना और समझना होगा। और तत्पश्चात इन दोनों का आशय समझने के बाद इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, क्या संसाधन के लिए संसाधन जो है विकास के लिए आवश्यक है, क्या विकास का कार्य संसाधन के बिना रुक जाएगा। इन सारे मुद्दों को, इन सारे बातों को इस प्रकरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम आज के क्लास में इन 4 बिंदुओं के माध्यम से प्राकृतिक संपदा के साथ में मनुष्य का रिश्ता, संसाधनों पर प्राचीन काल से लेके अब तक किसका नियंत्रण है, पर्यावरण विज्ञान की नजर से कि पर्यावरण पर विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, और फिर प्राकृतिक संपदा हमारे पास में कितनी मात्रा में है। इन बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि प्राकृतिक संपदा के साथ मनुष्य का रिश्ता कब से है। तो प्राकृतिक संपदा के साथ में मनुष्य का रिश्ता जो है बहुत पुराना है, बहुत वर्षों से, लाखों साल से मनुष्य का प्राकृतिक संपदा के साथ में रिश्ता रहा है। प्राकृतिक संपदा जैसे जल, जंगल, जमीन, हवा, प्रकाश, मिट्टी, ये सब क्या है आपके प्राकृतिक संपदा है। और उन प्राकृतिक संपदा का मनुष्य जो है अन्य जीव जंतुओं के साथ में बहुत लंबे समय से क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। परंतु मनुष्य जो प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल करता है और अन्य जीव जंतु उस प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल करते हैं, उनमें बहुत अंतर है। मनुष्य उन प्राकृतिक संपदाओं का, जैसे जो जल है, जंगल है, जमीन है, हवा, पानी, मिट्टी, पत्थर, इनका इस्तेमाल वह अपने विवेक, अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता के आधार पर करता है और उसी प्राकृतिक संपदा से अपने लिए कुछ उपयोगी नवीन उत्पादन का कार्य करता है। इसलिए मनुष्य जो है अन्य जीव जंतुओं से अलग है प्राकृतिक संपदा का उपयोग करने के मामले में। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा हमने कहा कि संसाधन का आशय, संसाधन का अर्थ क्या है, इसको हम जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो संसाधन का आशय क्या है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक संपदा से जब वो कुछ नवीन उत्पादन का कार्य करता है, अपने लिए कुछ नवीन प्रक्रिया करता है, नवीन वस्तु जब बनाता है, तो उस नवीन उत्पादन करने समय, नवीन कुछ कार्य करते समय, नवीन पदार्थ कुछ बनाते समय जिन प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक चीजों का उपयोग करता है, तो वही क्या है, संसाधन है। मनुष्य जब कोई नवीन उत्पादन का कार्य करता है उसी प्राकृतिक संपदा को लेकर के, तो उसमें जिन जिन वो प्राकृतिक चीजों का वो क्या करता है, उपयोग करता है, वही क्या है, संसाधन है। जैसे प्राचीन काल में आप जानते हैं कि पुराने समय में हमारे पास में पत्थर, पाषाण काल का समय था, जब वो पत्थरों का ही वो क्या करता था, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था। पत्थरों से उसने क्या बनाया, औजार बनाया। पत्थरों से ही उसने क्या किया, हथियार बनाया। और उस हथियार से उसने क्या किया, जो हमारे पास जंगल उपलब्ध थे उस जंगलों को काट करके, सफाया करके उसने क्या किया, मैदान बनाया। और उस मैदानों में फिर वो क्या करने लगा, कृषि का कार्य करने लगा, खेती किसानी का कार्य करने लगा। तो उस समय आप देखिए कि उसके पास में जो प्राकृतिक चीज, जो प्राकृतिक संपदा उसके पास में थी, पत्थर था, तो उस पत्थर से उसने क्या किया, हथियार बनाया, अपने लिए जरूरत की सामग्री बनाई, औजार बनाया। और उससे फिर उसने क्या किया, अपने लिए फिर नवीन, है ना, अपनी जरूरत के लिए उसने नवीन जो उसको चाहिए था, कृषि का कार्य करना था, उत्पादन करना था फसलों का, तो उसने वो कार्य करना प्रारंभ किया। तो इसमें जिन चीजों का उसने प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया, पत्थर, तो वह हो गया आपका संसाधन। फिर
हम देखें कि इस प्रकार से मनुष्य का जो रिश्ता है प्राकृतिक संपदा के साथ में, प्राकृतिक संसाधनों के साथ में आज का नहीं अपितु बहुत वर्षों का रहा है, बहुत पुराने समय का रहा है और वो उसका इस्तेमाल अपनी आवश्यकता अनुसार करते आया है। आगे हम देखें कि जैसे जैसे उसने प्राकृतिक संपदा को समझा, जाना, उसको पहचाना, तो उसको अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करने लगा। अब जब वो जरूरत की इस्तेमाल करने लगा तो जैसे औजार है ना, तो उस औजार का उपयोग उसने जंगल को सफाई करने के लिए, काटने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए करने लगा। तो कृषि का कार्य उसने करना चालू किया, कृषि कार्य करने लगा। तो जब कृषि का कार्य करने लगा तो उसको कृषि कार्य में जानवरों की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसको उन्होंने अब वो पालने लगे। पहले जानवरों को वो लोग पालते नहीं थे, शिकार करते थे और उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। लेकिन जब वो कृषि कार्य करने लगा तो कृषि के कार्य में सहायता करने के लिए वो पशुओं को अब अपने पास में रखने लगा, पशुपालन का कार्य करने लगा। तो कृषि एवं पशुपालन का कार्य जब वो करने लगा तो कृषि कार्य के माध्यम से वो फसलों का उत्पादन करने लगा, अनाज का संग्रहण करने लगा। अब जब वो अनाज का संग्रहण करने लगा तो उस संग्रहण करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता महसूस हुई? हाँ ना, कुछ स्थानों की आवश्यकता महसूस हुई जहां पर उसको सुरक्षित रूप में रखा जा सके। तो अब कृषि एवं पशुपालन के कार्य के साथ साथ अब उन्होंने क्या किया कि जिन जगहों पर ये कार्य करते थे वहीं पर स्थायी रूप से वह निवास करने लगे, घर बनाकर रहने लगे, समूह में रहने लगे। पहले ऐसा नहीं होता था, वो लोग खाना बदोश की तरह इधर उधर घूमते रहते थे, जहां पर उनको है ना ये संसाधन मिल जाते थे, उत्पादन के लायक वस्तु मिल जाता था, वहां पर वो करते थे, उसके बाद चले जाते थे। तो अब मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव, एक महत्वपूर्ण जो युग है वो चालू होता है, जिसको हम कहते हैं नवपाषाण क्रांति या नवपाषाण काल। ठीक है, क्रांति का मतलब बदलाव या परिवर्तन, नवपाषाण मतलब पाषाण काल में ही एक ऐसा समय जो नवीनता भरा था, जो बदलाव भरा था। और ये कालक्रम जो है आज से लगभग 10,000 साल पहले माना जाता है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में लोग जो है स्थायी निवास बनाकर रहने लगे, समुदाय में रहने लगे, एक दूसरे का सहयोग करने लगे और अपने आवश्यकता आधारित नवीन नवीन उत्पादन करने लगे, नवीन नवीन वस्तु बनाने लगे। तो ये जो है नवपाषाण क्रांति कहलाता है या नवपाषाण काल कहलाता है, जिसके माध्यम से मानव की सभ्यता में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन या बदलाव का दौर जो है प्रारंभ हुआ है। अब इससे आगे हम बढ़े तो मनुष्य जो है जब इतना विकास करना चालू कर लिया, तब अब उसको नवीन नवीन प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति होने लगी, जानकारी होने लगी। तो हमारे सामने दूसरे प्रकार की कुछ है ना बातें आती है, दूसरे प्रकार की है ना जो है समस्या आती है। कौन सी प्रकार की बातें? तो वो जो प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक जो संपदा जिसके बारे में मनुष्य ने अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर जानकारी में लाया, उसको सामने रखा, तो उन प्राकृतिक संसाधनों पर, उन प्राकृतिक संपदा पर नियंत्रण किसका होगा, अधिकार किसका होगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न था उस समय। तो हम जब अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने एक जानकारी आती है कि दो प्रकार से यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों का क्या था, नियंत्रण था। पहला किसका? तो ऐसा एक समुदाय था या ऐसा एक वर्ग था समाज में जो ये चाहता था है ना कि उस प्राकृतिक संसाधनों पर या प्राकृतिक संपदाओं पर पूरे समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए और उसके लिए पूरे सामूहिक या सामुदायिक क्या बनने चाहिए, नियम कानून बनने चाहिए। किसी है ना एक व्यक्ति के पास में उसका नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और ये कौन सा? तो ऐसे परंपरागत समुदाय के वर्ग के लोग हैं या परंपरागत रूप में कार्य करने वाले वर्ग हैं जो प्राय प्राकृतिक चीजों पर ही अपना जीवन यापन गुजर बसर करते हैं और जो पहाड़ों में है ना, जंगलों में, वन में निवास करने वाला वर्ग है। और ये ऐसा वर्ग था जो प्राकृतिक संसाधनों को सिर्फ क्या नहीं मानता था, उपभोग का वस्तु नहीं मानता था या उपभोग की सामग्री नहीं मानता था। खास करके जमीन
जंगल, जंगल और जल, जमीन, जल और जंगल। इसको ये सिर्फ क्या नहीं मानते थे, प्राकृतिक संपदा बस मान करके इसको उपभोग करने वाला नहीं मानते थे, अपितु इसको देवी देवता का दर्जा देते थे। और ऐसे देवी देवता का दर्जा देते थे जिन्होंने उसको क्या प्रदान किया है, आजीविका, रोजी रोटी प्रदान की है। इसलिए इसकी पूजा अर्चना का भी कार्य ये लोग करते थे, जो आज भी आप इन क्षेत्रों में देख सकते हैं। समाज में हम देखें दूसरा वर्ग कौन सा था, समाज में दूसरा वर्ग ऐसा भी था या दूसरा समुदाय ऐसा भी था जो यह मानते थे कि इस जो संसाधन है उस पर पूरे समुदाय का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, अपितु किसका नियंत्रण होना चाहिए, कुछ व्यक्तियों का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये दूसरा वर्ग था। और इस वर्ग ने क्या किया कि जो भूस्वामी वर्ग थे वो उस भूस्वामी वर्ग ने जमीन पर नियंत्रण किया, जमीन के साथ साथ कृषि, सिंचाई के साधन, इस पर नियंत्रण किया। और इस पर नियंत्रण करने के साथ साथ कि कृषि कार्य हम करने दे रहे हैं, आपको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ कर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हमारी भूमि है, हमारा संसाधन है और उसका उपयोग करने के लिए हम आपको दे रहे हैं, तो इसलिए आप उसके बदले में हमको क्या दोगे, कर दोगे। फिर उस पूरे क्षेत्र की रक्षा करने के लिए कि जल प्रबंधन, भूमि के प्रबंधन, तो उसकी रक्षा करने के लिए राजा वर्ग की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई, राजा वर्ग या शासक वर्ग की उत्पत्ति हुई। फिर शासक वर्ग से बढ़ते बढ़ते हम देखें राज्य, साम्राज्य की उत्पत्ति हुई कि अब धीरे धीरे लोग जो है संसाधनों पर, जब ये दूसरा वर्ग है कि संसाधनों पर जब अपना अधिकार जमाने लगे कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरी जगह है, तो उसके आधार पर राजा, शासक, राज्य, साम्राज्य, इस पूरी व्यवस्था की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, इस पूरी व्यवस्था का विकास हुआ। और इसके कारण से फिर विशालकाय बड़े बड़े भवन, महल, इमारत, परिवहन के साधन, सड़कें, भवन, फिर कलाकृतियां, व्यापार और व्यवसाय, इसका क्या होने लगा, विकास होने लगा। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव जो है मानव सभ्यता के विकास के क्रम में हम देखें तो वह क्या है, हमारा औद्योगिक क्रांति। तो ये औद्योगिक क्रांति क्या है, नाम से आप समझ रहे होंगे, स्पष्ट है। औद्योगिक का संबंध जो है उद्योगों से है। उद्योग का मतलब क्या, उद्योग जहां पर नए नए वस्तुएं का निर्माण होता है, नए नए वस्तुएं बनती है, इंडस्ट्रीज, कल कारखाने, जो सामान्य शब्द है, सामान्य चलन में। क्रांति मतलब बदलाव, परिवर्तन। तो मानव सभ्यता के क्रम में आज से लगभग हम देखें तो 250 साल पहले, और सन के अनुसार से हम देखें तो सन 1750 ईस्वी में यूरोप महाद्वीप के इंग्लैंड, वहां से यह प्रारंभ हुआ कि वहां पर क्या किया गया, तकनीक के सहायता से, आर्थिक संपदा के सहायता से नए नए उद्योग लगाए गए और उन उद्योगों में इन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके क्या किया गया, नवीन नवीन वस्तु बनाया गया। और वो नवीन नवीन वस्तुओं ने ही क्या किया, मानव के जीवन को सुविधाजनक बनाया, आरामदायक बनाया। तो ये जो है वो कहलाता है औद्योगिक क्रांति, और ये यूरोप से चालू हुआ। अब जब ये वहां से चालू हुआ विकसित देशों से, तो अब जब उनके पास में प्राकृतिक संसाधन कम होने लगे, जब उन्होंने अंधाधुंध उपयोग किया, तो उनको किसकी आवश्यकता महसूस हुई, उनको ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकता महसूस हुई जहां पर ये जो संसाधन है, प्राकृतिक जो संपदा है, वह भरपूर मात्रा में हो और उनका इस्तेमाल वो लोग अपने इस उद्योगों में क्या कर सके, नवीन नवीन वस्तु बनाने के लिए, नवीन नवीन आविष्कार करने के लिए कर सके। तो इसके आधार पर एक नया क्या चालू हुआ, खोजी यात्रा का दौर जो है चालू हुआ, जिसको हम इतिहास में या भूगोल में खोजी यात्रा के रूप में जानते हैं। कि ये जो औद्योगिक क्रांति वाले जो देश हैं, वहां के जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने अपने जो वैज्ञानिक वर्ग है, अपने जो भूगोलविद हैं,
उन लोगों को इस प्रकार से खोजी यात्रा करने के लिए कहा कि आप पता लगाइए, आप अपने जल मार्गों के माध्यम से जाइए और पता लगाइए कि पूरे विश्व में, संसार में और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमको अपने उद्योगों के लिए, उद्योगों में नवीन नवीन वस्तु बनाने के लिए इस प्रकार के प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संसाधन कहां पर से उपलब्ध हो सकते हैं। तो इन लोगों ने यात्रा करना चालू किया। कहां कहां पर यात्रा किया? तो हम देखें एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी देशों में इन लोगों ने क्या किया? यात्रा चालू किया। और जब वो वहां पर यात्रा किए, वहां पर गए, तो उनको क्या पता चला? उनको ये पता चला कि यहाँ पर तो बहुत सारे हमारे पास में प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने उद्योगों में कर सकते हैं और उस क्षेत्रों में भी हम क्या कर सकते हैं? वैज्ञानिक क्रांति ला सकते हैं, नवीन नवीन वस्तु बनाकर उनको दे सकते हैं। लेकिन उनकी सोच बढ़िया थी, परंतु यहाँ पर जो रहने वाले समुदाय है एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में, वो परंपरागत रूप से रहने वाले लोग थे, कबीलाई समुदाय के लोग थे। जो दूसरे समुदाय जो था ये कि जो इस प्राकृतिक संपदा को क्या मानता था? समूह का मानता था, उसको सिर्फ उपभोग की वस्तु नहीं मानता था, बल्कि क्या मानता था? देवी देवता का दर्जा उसको दिया जाता था। तो वो इसके पक्ष में नहीं थे। जबकि जो दूसरा एक समुदाय है जो क्या मानता था कि जो संसाधन है उस पर सिर्फ कुछ लोगों का ही क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए, कुछ लोगों का ही नियंत्रण होना चाहिए। तो इन दोनों में जो है टकरावट की स्थिति बनी। और जब ये औद्योगिक क्रांति वाला यूरोपीय जो देश है उसने जब इन क्षेत्रों पर किसके लिए? प्राकृतिक संपदा के लिए एशियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी देशों पर अपना अधिकार जमाया, उसको अपने नियंत्रण में स्थापित किया, तो वही क्या कहलाता है? उपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद। मतलब जब ये यूरोपीय शक्तिशाली देश इन एशियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी देशों में विशेष करके प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संसाधन के लिए अपना अधिकार, नियंत्रण स्थापित किया, तो ये प्रक्रिया कहलाता है उपनिवेशीकरण। तो उस उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में हमको जो है इन दोनों वर्गों में, जो एक वर्ग जो सिर्फ ये जो औद्योगिक क्रांति वाला वर्ग जो प्राकृतिक संपदा को क्या मानता था कि उपभोग करने वाला वर्ग ही मानता था, उपभोग करने वाला वस्तु है, इसका हम अधिक से अधिक उपभोग करेंगे, दोहन करेंगे तो क्या हो गया? नई नवीन वस्तु बनाएंगे और जो है विकास, जो विश्व में जो विकास की गति है उसको बढ़ावा मिलेगा। परंतु जो पहले से जो परंपरागत और कबीलाई समुदाय का वर्ग था जो इसको सिर्फ उपभोग की वस्तु नहीं मानता था, अपितु उसको देवी देवता का रूप मानता था, पूजा अर्चना जो करते थे, और इसको जो है सिर्फ उपभोग करने वाला वर्ग नहीं मानते थे। तो इनमें दोनों में क्या होने लगा? टकरावट, दोनों की व्यवस्था में, दोनों के विचारों में, दोनों के क्रियाकलापों में टकरावट की स्थिति आई। तो एक तरफ तो अच्छी थी, अच्छी बात यह थी कि अब जो तकनीक जो है या जो नवीन चीज है, वैज्ञानिक जो आविष्कार है, वो यूरोप से होते होते इन एशियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी जो प्रमुख रूप से कबीलाई समुदाय था, परंपरागत समूह वाला वर्ग था, है ना, वहां पर आया, तकनीक आई, है ना, वैज्ञानिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। परंतु जब कहीं पर नवीन चीज आता है तो पुराने समय के जो लोग रहते हैं वहां पर, जो अपने रीति रिवाज, परंपरा को शुरू से मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उसके साथ में उनका एकाएक सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तालमेल नहीं बैठ पाता। तो उसके कारण से क्या होता है? उनमें आपस में संघर्ष होता है। यहाँ पर भी वही स्थिति आई। इन दोनों के विचारों में, क्रियाकलापों में, गतिविधियों में जब टकरावट की स्थिति आई तो बहुत सारे उसमें जो है समस्याएं उत्पन्न होने लगी, वर्ग भेद होने लगा, विचारों का टकरावट होने लगा। और ये ना सिर्फ उस समय अपितु आज भी ये जारी है। आज भी आप देख रहे होंगे कि जहां पर है ना जंगल रहता है, जमीन रहता है, खनिज संसाधन रहता है, वहां पर निवास करने वाले जो परंपरागत समुदाय वर्ग है जो इसको देवी देवता का रूप मानते हैं, वहां पर जब नए उद्योग धंधे लगाने की स्थिति आती है तो वो एकाएक तैयार नहीं होते। आज भी ये जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है, वन आश्रित जो समुदाय है, वहां पर भी इस प्रकार की स्थिति होती है। तो इसी चीज को हमको समझना है। प्राकृतिक संसाधन
के ऊपर नियंत्रण किसका, फिर उसके बाद औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और उससे वर्ष संघर्ष किस प्रकार से हो रहा था उसको हम समझने का प्रयास किए। और इसमें हम ये जानने का प्रयास किए कि औद्योगिक क्रांति के बाद में जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा। क्योंकि एक वर्ग तो यही मान के चल रहा था कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका आप जितने से जितना अधिक दोहन करेंगे उससे विकास को अधिक बढ़ावा मिलेगा, वैज्ञानिक क्रांति उतनी अधिक होगी। परंतु हमको इस चीज को भी जानना है, समझना है कि जितना अधिक हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। एक तो वो खत्म होने लगेंगे, दूसरा चीज औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, औद्योगिकरण का जो प्रभाव है वह प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। तो चलिए हम लोग अगले बिंदु के रूप में पर्यावरण विज्ञान की नजर से समझने का प्रयास करते हैं कि यदि हम ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण, पर्यावरण पर किस प्रकार से पड़ेगा। तो सर्वप्रथम अमेरिका में ही जो अमेरिका के जो पर्यावरणविद थे, पर्यावरण वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने पर्यावरण पर अध्ययन कार्य करना चालू किया, शोध कार्य करना चालू किया सन 1950 के दशक में। एक समय ऐसा था कि अमेरिका में पशु पक्षी, चिड़िया, कीट पतंग, मधुमक्खियां, इस प्रकार से छोटे जीव जंतुओं की चहचहाट, उनकी आवाज सुनाई देनी बंद हो गई थी। तो एक गंभीर बात था कि जो हमारे पर्यावरण में हमारे साथ में रहने वाले कीट पतंगे, छोटे छोटे जीव जंतु, मधुमक्खियां, ये उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, पशु पक्षियों की चहचहाट सुनाई नहीं दे रही थी। तो इस पर अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था रेचेल कार्सन। तो उन्होंने सन 1962 ईस्वी में रेचेल कार्सन, जो पर्यावरणविद थे, पर्यावरण वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग या हिंदी में निस्तब्ध वसंत या साइलेंट स्प्रिंग में उन्होंने अध्ययन करके बताया कि इसके पीछे कारण क्या है। तो उन्होंने जब अध्ययन किया, शोध किया, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा कि जो पशु पक्षी, कीट पतंग, मधुमक्खियां, इस प्रकार से छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, उसकी चहचहाट हमको क्यों सुनाई नहीं दे रही है। तो उसके पीछे उन्होंने ये बताया कि जो कीटनाशक, जो रासायनिक जो दवाइयां हैं, उसका प्रभाव पशु पक्षियों पर पड़ा है, और पशु पक्षियों से होते होते कहां पर पड़ा, मनुष्यों पर पड़ा। कि ये जो पशु पक्षियों के ऊपर हम जब उत्पादन कार्य के अंतर्गत, भाई जब औद्योगिकरण हुआ तो उस औद्योगिकरण के कारण से कृषि यंत्रों की बाढ़ आ गई, नई नवीन कृषि यंत्र बनाए गए, उपकरण बनाए गए, और फिर कृषि में उन्नत फसलों का विकास करने के लिए क्या किया गया, रासायनिक जो दवाइयां हैं, कीटनाशक जो दवाइयां हैं, उसका हम अधिक से अधिक क्या करते हैं, अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं। हमको उत्पादन तो अधिक होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है, परंतु उसका प्रभाव पर्यावरण पर किस प्रकार से पड़ता है। तो इसी तथ्य को, इसी जानकारी को रेचेल कार्सन महोदय ने सन 1962 में अपनी जो पुस्तक प्रकाशित हुई साइलेंट स्प्रिंग या निस्तब्ध वसंत, उसमें उन्होंने बताया कि इन कीटनाशकों का प्रभाव जब हम छिड़कते हैं फसलों पर, तो फसलों से होते होते फसल के माध्यम से या फसल में जो भी हम अनाज उत्पादन करते हैं, तो उसी को हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में भी पहुंचता है। दूसरा चीज कि जो पशु पक्षी उस अनाज को खाते हैं या उस फसल को खाते हैं, उस उपज को खाते हैं, तो उनके ऊपर भी पड़ता है। उस पशु पक्षी को हम फिर से ग्रहण करते हैं, तो फिर से वो हमारे शरीर में जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो कीटनाशक जो दवाइयां हैं, रासायनिक जो पदार्थ हैं, जिसका हम छिड़काव हम अपने जो फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि कार्य के अंतर्गत करते हैं, खेतों में करते हैं, तो वह होते होते वहां से होते होते भाई वहां पर पानी भरा रहता है, तो वो पानी कहां पे, नदी नालों में बहता हुआ जाता है,
तालाबों में जाता है, जलाशय में जाता है, नदियों में जाता है ना। तो वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु, जलीय जो जीव जंतु हैं जैसे मछली, तो उस पर भी उस पर प्रभाव पड़ता है। जो छोटे छोटे जीव जंतु जो जल के अंदर में निवास करते हैं, तो उसको भी वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इससे बहुत सारी क्या हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती है, क्योंकि उन जो जलीय जीव जंतुओं को हम भी भोजन के रूप में, जैसे मछली है उसको भी हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उसको ग्रहण करने से हम जो है क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियों से भी हम क्या हो सकते हैं, ग्रसित। तो सीधे तौर पर वो जीव जंतु तो प्रभावित होते हैं, और अप्रत्यक्ष तौर पर उन जीव जंतुओं के माध्यम से, उन फसलों, उन उपजों को ग्रहण करने के माध्यम से हम भी इसके क्या हो जाते हैं, शिकार होते हैं। और कैंसर जैसी भयानक बीमारी, और हम कहें चर्म रोग जैसे भी भयानक बीमारी है, या आंतरिक जो बहुत गंभीर बीमारी है, उसके भी हम क्या हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं। और इस चीज को भी हमको समझना है कि ये जो हमारा पर्यावरण है, वो पर्यावरण का ताना बाना इस प्रकार से है कि हम एक कड़ी के रूप में, एक चक्र के रूप में एक दूसरे से हम क्या हुए हैं, लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। और उस लिंक, जैसे कड़ी रहता है, एक चैन रहता है, उस कड़ी या उस चैन के किसी एक कड़ी को या चैन को आप तोड़ोगे तो उससे क्या होगा, सारा चीज क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। तो इस कारण से पर्यावरण में यदि हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक रासायनिक, है ना, कीटनाशक दवाइयां या उर्वरकों का उपयोग करते हैं, तो उसका प्रभाव उन छोटे छोटे जीव जंतुओं से होते होते हमारे शरीर तक भी वो पहुंचता है, और मनुष्य को भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। जीव जंतु को नुकसान उठाना पड़ता है, जमीन को उठाना पड़ता है, जमीन प्रदूषित हो जाती है, वायु भी प्रदूषित हो जाती है, और हम देखें तो मिट्टी भी क्या होती है, प्रदूषित होती है। तो इसके दुष्परिणाम को हमको रोकने का क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं अपशिष्ट। अपशिष्ट क्या होता है, आपने नाम सुना होगा कई बार कि ये अपशिष्ट पदार्थ है। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या, बहुत सरल, एकदम सरल सा है, इसको कोई क्लिष्ट नहीं है, कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं या किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो हमारे काम के लायक नहीं है, उपयोग करने के लायक नहीं है, करके हम उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। जैसे आप बिस्किट खाते हैं, बिस्किट खा लिए, उसके रैपर को आपने क्या कर दिया, फेंक दिया। कोई सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डब्बा बंद रहता है, सामग्री को आपने इस्तेमाल कर लिया, जो पैकेट था उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। तो वही क्या है कि उत्पादन या उपभोग करते समय जब हम जिन वस्तुओं को हमारे उपयोग करनी है, काम के नहीं है, करके हम फेंक देते हैं, उन्हीं वस्तुओं को क्या कहा जाता है, अनुपयोगी वस्तु, या उन्हीं अनुपयोगी वस्तु को ही अपशिष्ट कहा जाता है। परंतु ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग में ला सकते हैं, पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे आप देखें, गन्ना का जो खोई है, गन्ने से हम क्या बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, है ना, उसको गन्ने के रस के रूप में उपयोग में लाते हैं। लेकिन उसका जो खोई बच जाता है, जो कचरा बच जाता है, उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन उसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। किस रूप में, तो उससे कागज बन सकता है, उससे ईंधन बन सकता है। तो हमको ये प्रबंधन करना है कि, क्योंकि अपशिष्ट का प्रबंधन करना भी एक बड़ी चुनौती है। आज के समय में इतना कचरा हो जाता है, इतना अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, तो उसको आप फेंकोगे तो उससे पर्यावरण को ही नुकसान होना है। तो उसको हमको ये प्रयास करना है कि उसको फिर से पुनः चक्रण किया जाए, उसका फिर से उपयोग करने लायक बनाया जाए, ताकि पर्यावरण को उससे नुकसान न हो और उसका हम फिर से उपयोग कर सके। अंतिम हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन सारी चीजों को, संसाधन और विकास के क्रम में, है ना, हमको ये समझना है कि संसाधन और औद्योगिकरण के मामले में भी हमको ये समझना है कि प्राकृतिक संसाधन क्या नहीं है, असीमित नहीं है, या है ना, असीमित नहीं है कि हम उसका अंधाधुंध उपयोग करें या दोहन करें, बल्कि ये क्या है, हमारे पास में सीमित मात्रा में ही है। इसलिए हमको क्या करना है, इसका अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है, इसको देखभाल करके उपयोग करना है, सीमित रूप में उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, जितना जरूरत है उतना उपयोग करना है। और हमको जो है
इसको क्या करना है, संरक्षण करने की इसकी आवश्यकता है। जब हम इसको संरक्षित करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने भविष्य के लिए इसको बचाकर रख सकते हैं।